नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जीईटी गेट या डब्ल्यूटीओ के मुख्य सिद्धांत क्या है, और इसके बाद में हम देखेंगे कि गेट या डब्ल्यूटीओ की बहुपक्षीय चक्रवातराएँ कहाँ कहाँ हुई हैं और उनका विषय कहाँ क्या था, इनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले लेते हैं गेट या डब्ल्यूटीओ के मुख्य सिद्धांत क्या क्या। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, आईटीओ के स्थान पर एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में 1948 में 1948 में गेट को स्वीकार किया गया। अतः जो भी निर्णय व्यवस्था गेट के अंतर्गत की गई उसे गेट के स्थान पर डब्ल्यूटीओ की स्थापना में 1905 में जो कि तो स्वीकार की गई। अतः मुख्य सिद्धांत गेट तथा डब्ल्यूटीओ एक ही हैं। यहाँ हम गेट या डब्ल्यूटीओ के सिद्धांतों का विश्लेषण कर रहे हैं। नंबर 1, अविवेदकारी नीति, प्रिंसिपल ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशन, अविवेदकारी नीति। यह नीति या सिद्धांत गेट या विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का माना गया है, जो आधारभूत है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई सदस्य राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र को किसी भी प्रकार का व्यापार जनिक लाभ नहीं दे सकता, और यदि कोई राष्ट्र ऐसा करता है तो वह लाभ स्वतः ही सभी सदस्य राष्ट्रों को मिल जाएगा। इसे बोलते हैं अविवेदकारी नीति। इस प्रकार की व्यवस्था को सर्वानुग्रहित राष्ट्र, मोस्ट फेवरेट नेशंस, NFN कहा जाता है। इस MNF सिद्धांत में कुछ रियायतें दी गई हैं, जैसे चुंगी संघ, कस्टम्स यूनियन या राष्ट्रों के आर्थिक संघ, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, राष्ट्र तथा उनके पुरानी कॉलोनियों के बीच व्यापार आदि। ये इसमें थोड़ी रियायतें दी गई है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशंस अविवेदकारी नीति कहा गया, उसमें व्यापार जनिक लाभ हम किसी राष्ट्र को नहीं देंगे और सभी सदस्य राष्ट्रों को मोस्ट फेवरेट नेशन MFN का दर्जा देना अनिवार्य होगा। नंबर 2 जो इसका सिद्धांत है वह सदस्य व्यापार संधियाँ, ट्रेड बैरियर्स, सदस्य राष्ट्र व्यापार प्रतिबंधों, बैरियर्स प्रतिबंधों को यहाँ कहा जाता है। इन प्रतिबंधों को कम करने के सामूहिक प्रयास करेंगे सदस्य राष्ट्र। प्रशुल्कों, टैरिफ्स तथा गैर प्रशुल्क नॉन टैरिफ्स जैसे अभ्यंश, कोटा आदि को समाप्त करने के प्रयास के लिए समझौता करेंगे। ऐसे प्रयासों में छूट केवल कृषि पदार्थों तथा भुगतान संतुलन घाटे वाले राष्ट्रों को ही दी गई है। नंबर 3, यदि कोई राष्ट्र स्वीकृत प्रशुल्क दरों से ऊंची दरों लगाता है, अधिक दर लगाता है, तो ऊंचे प्रशुल्क के कारण जिन राष्ट्रों को आर्थिक नुकसान हो रहा है उनकी क्षतिपूर्ति वही राष्ट्र करेगा। व्यापार झगड़ों या विवादों का हल आपसी विचार विमर्श तथा समझौते के आधार पर होना चाहिए। इस प्रकार ये इसके 4 मूलभूत सिद्धांत हैं जीएटी, गेट के और डब्ल्यूटीओ के। नंबर 1, अविवेदकारी नीति। नंबर 2, सदस्य राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधों को कम करना। नंबर 3, कोई प्रशुल्क नहीं लगाएगा। नंबर 4, आपसी विवाद या झगड़े का हल ये करेंगे। ये मूल सिद्धांत पर आधारित है। इसी सिद्धांत के आधार पर इनकी नींव रखी गई, इनका निर्माण किया गया, इनकी संरचना की गई और इनको वर्ल्ड में लाया गया। व्यापार पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त या कम करने के प्रयास सामूहिक समझौते के अंतर्गत सभी सदस्य राष्ट्रों के साथ बैठकर लगातार विचार विमर्श कर सर्वमान्य समझौते के आधार पर लिए जाने के लिए एक गेट चक्रवार्ताएं करता है, जिसे बहुपक्षीय व्यापार समझौते, मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस MTN कहा जाता है, जो नियमित अंतराल पर गेट के सानिध्य में होती रहती है, जिनका विस्तृत विवरण तालिका इसमें एक में आपको दिखाया गया है। तालिका में हमने गेट की स्थापना पूर्व 1934 से 47 जिन राष्ट्रों ने आपसी विचार विमर्श और समझौते के आधार पर प्रशुल्कों में कटौती को उपाय अपनाए, उन राष्ट्रों की संख्या 23 थी, और जिन्होंने 33 में 2% कटौती के समझौते किए। गेट की स्थापना 1948 में हुई और उसके बाद में 1995 तक जब WTO अस्तित्व में आया, कुल 8 चक्रीय वार्ताएँ हुई है, जो इस तालिका में दिखाया गया है। प्रथम 3 चक्रीय वार्ताएँ जल्दी समाप्त हुई, संपूर्ण हुई, और बाद में इन सम्मेलनों को बुलाने तथा समाप्त कराने की समयावधि में वृद्धि होती रही।
न केवल बहुपक्षीय वार्ताओं को बुलाने ऑर्गेनाइज में समयावधि बढ़ती गई, जैसे चतुर्थ और पंचम वार्ता के बीच में आप सारणी में देख सकते 6 वर्ष लग गए थे, लेकिन षष्ठम तथा सप्तम के बीच में 10 वर्ष तथा सातवीं और आठवीं वार्ता के बीच में 8 वर्ष लगे थे। इसके अलावा चक्र वार्ताओं के प्रारंभ व संपन्न होने के बीच की अवधि भी बढ़ती गई, जहाँ शुरू की वार्ताओं का समापन 1 वर्ष में हो जाता, जो बढ़ता हुआ अष्टम वार्ता में 8 वर्ष हो गए। 10वीं वार्ता दोहा सम्मेलन जो 2001 में प्रारंभ हुई और लगभग 2008 तक चलती रही, किंतु समझौते होने में भारी मतभेद तथा व्यवधान आए और अंत में 2008 में इसे अनिश्चित घोषित कर समाप्त ही करना पड़ा। गेट के तत्वाधान में 5 विभिन्न चक्र वार्ताओं 1947 से 62 तक में कुल 35% प्रशुल्क में कमी लाई गई। 1965 में कनेडियन राउंड में गेट का क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया, जिसके अंतर्गत विकासशील राष्ट्रों को विशेष रियायती व्यापार सुविधा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दी गई तथा बिना बदले के विकासशील राष्ट्रों को औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा व्यापार पर प्रशुल्कों में कटौती के लाभ दिए गए। बहुपक्षीय व्यापारों ने प्रशुल्क दरों में महत्वपूर्ण कटौती की है। कैनेडी, टोक्यो, उरुग्वे चक्र वार्ताओं में प्रत्येक में प्रशुल्क दरों में 1/3 कमी की गई। यद्यपि औसतन प्रशुल्क दर में कमी आई है, परंतु फिर भी प्रशुल्क एक बड़ी समस्या आज भी है, जिसके कारण 2 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, आज भी कुछ पदार्थों पर प्रशुल्क दर बहुत अधिक हो जो विकसित राष्ट्र अपनाए हुए हैं। द्वितीय, विकासशील राष्ट्र और संक्रमणकालीन राष्ट्र जो पूरी यूरोपीय उन्होंने WTO की सदस्यता हाल ही में ग्रहण की है, उन राष्ट्रों में अभी भी औसतन प्रशुल्क दर ऊँची ही पाई जा रही है। गेट, जो कि अंतरिम व्यवस्था थी, के अंतर्गत अनुबंध करने वाले राष्ट्र आपसी सर्वानुमति के आधार पर यदि एक राष्ट्र भी छोटा या बड़ा, विकसित या विकासशील राष्ट्र किसी भी विषय पर अपनी ना सहमति कह दे तो वह समझौता चाहे बाकी सभी राष्ट्र कर दे तो भी लागू नहीं किया जा सकता। पर समझौते किए जाने के कारण विचार विमर्श कर बाद सर्वानुमति लेने में अत्यधिक समय अक्सर थका देने वाला लगता था। अतः धीरे धीरे गेट की संस्थागत व्यवस्था बोझिल अव्यवहारिक होने लगी। गेट की यह व्यवस्था कुछ राष्ट्रों के, खासकर विकसित राष्ट्र USA के दबाव में कार्य करती रही। इन विकसित राष्ट्रों ने प्रशुल्क में कटौती के जो भी निर्णय लेने थे, उन्हें अन्य सभी राष्ट्रों को दबाव में स्वीकार करने पड़ते थे। फिर बाद में गेट के नियम अत्यंत सरल थे, जो केवल वस्तुओं के व्यापार तक सीमित थे, और बाद में वस्तु व्यापार पर प्रशुल्कों में कमी आने के बाद तो व्यापार से संबंधित अन्य विषय जैसे सेवाओं का व्यापार, सरकारी खरीद, गैर राशि पात्र नियम, एंटी डंपिंग रेगुलेशन आदि भी इन चक्र वार्ताओं में शामिल किए जाने लगे। अर्थात व्यापार वार्ताएं क्लिष्ट, पेचीदा और मुश्किल होती गई, जिनमें निर्णय लेना अत्यधिक परेशानी तथा समय लेना हो गया। तालिका 1 में स्पष्ट होता है कि गेट ने जागृति पैदा की और इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 23 से बढ़कर धीरे धीरे यूरोपीय चक्र तक आते आते 125 हो गई। यद्यपि यहाँ तक समाजवादी राष्ट्र रूस तथा चीन आदि गेट से बाहर ही थे। वर्तमान में यह सदस्य संख्या 2013 में 1959 हो गई, जहाँ लगभग सभी विकासशील राष्ट्र और रूस एवं चीन इसके सदस्य बन चुके हैं। प्रशुल्क दरों में लगातार कमी हुई है। 6ठे से 8वीं चक्र तक प्रत्येक में प्रशुल्क दरों में 1/3 कमी लागू की गई। इसके अलावा प्रशुल्क के अतिरिक्त अन्य नवीन विषय भी शामिल हुए हैं जो अब तक गेट में शामिल नहीं थे, जिनमें कृषि पदार्थ, भौतिक संपदा अधिकार, सरकारी खरीद, जलवायु परिवर्तन आदि शामिल इसमें किए गए। गेट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और अति उत्साही चक्रवार्ता उरुग्वे, जो सितंबर 1986 में दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र उरुग्वे की राजधानी पुतांत एश में प्रारंभ हुई, जिसमें 125 सदस्य राष्ट्रों ने हिस्सा लिया। इस वार्ता में विनिर्माण वस्तुओं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के व्यापार पर लगे प्रतिबंधों के अलावा अनेक नए विषय शामिल किए गए। इनमें टेक्सटाइल व्यापार, सेवा व्यापार, कृषि पदार्थ, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आदि को सम्मिलित किया गया था। 1946 में उरुग्वे वार्ता के दौरान उरुग्वे चक्र वार्ता में यूरोपीय संघ ने कृषि पदार्थों को शामिल करने का विरोध किया, जबकि भारत और ब्राजील आदि विकसनशील राष्ट्रों ने सेवा क्षेत्र को सम्मिलित करने का इसमें विरोध किया था। इन मतभेदों तथा विरोध के फलस्वरूप सर्वसम्मत समझौता नहीं हो पाया। अंततः गेट के तत्कालीन महानिदेशक उस टाइम के आर्थर डंकल को सर्वमान्य समझौते के लिए मसूदा करने के लिए अधिकृत किया गया। डंकल के प्रयासों के फलस्वरूप जो प्रस्ताव मसूदा तैयार किया गया उसे डंकल ड्राफ्ट कहते हैं। ये भी बहुत फेमस है, जिसे 15 दिसंबर 1993 को गेट के जिनेवा स्थित मुख्यालय में तत्कालीन महानिदेशक पीटर सदरलैंड की अध्यक्षता में हुई बैठक में 117 सदस्य राष्ट्रों ने स्वीकृति दे दी। इस मसौदे पर 15 अप्रैल 1994 को मराकश, मोरक्को
125 सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। 400 पृष्ठों का मूल मसौदा 28 अन्य समझौते के शामिल करने के बाद 1 जनवरी 1995 से क्रियान्वित किया गया और इसी दिन से WTO का प्रारंभ माना जाता है। डंकल मसौदे के 4 प्रमुख तत्व हैं जो हम आपको अच्छी तरह बताते थे। नंबर 1, व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार, ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। नंबर 2, व्यापार संबंधी निवेश प्रयास, ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। नंबर 3, टेक्सटाइल एवं सेवाओं पर सामान्य समझौता, गेट जनरल एग्रीमेंट ऑन टेक्सटाइल एंड सर्विसेज। और नंबर 4, एग्रीकल्चर। ये डंकल मसौदे के 4 प्रमुख तत्व थे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे उरुग्वे वार्ता की उपलब्धियाँ, कि उरुग्वे वार्ता की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ क्या क्या है, क्योंकि इसी उरुग्वे वार्ता उपलब्धि के दौरान WTO अस्तित्व में आया। इसी ने WTO को पूरी तरह चेंज करके रख दिया। तो अगले जो वीडियो हम आपको बताएंगे कि उरुग्वे जो वार्ता हुई थी 1986 में, उसमें प्रमुख उसकी उपलब्धियाँ क्या क्या रही है और किस प्रकार WTO अस्तित्व में आया।